सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड, जो कि क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर फर्स्ट यूनिट का हो जाता है हमारे पास। ठीक है, अब जो द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है हमारे पास, इसका हम क्या करेंगे, नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोले हैं तो वन शॉट हमें क्या करना है, रिविज़न करना है। तो वन शॉट रिवीजन में मैं अपने हाथ में एनसीईआरटी भी रखूँगा। ठीक है, ये पहले बता रहा हूँ, एनसीईआरटी रख के बताऊँगा मैं, हर एक चीज़ एक एक पॉइंट बताऊँगा कहाँ से एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर आप लोगों का ना डिटेल में, अगर आपको ये लेक्चर देखना है डिटेल में, कंप्लीट डिटेल में, तो बाकायदा मैंने करवा दिया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ मिल जाएगा। और आपको अगर एक पहले बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, खासतौर से टेलीग्राम ग्रुप से। क्यों? क्योंकि हर रोज़ रात में 9 बजे के बाद एक टेस्ट पेपर आता है, जो कि टेस्ट पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सॉल्व करना है। OMR सीट पर क्वेश्चन दे रखे हैं, लास्ट में उसके सॉल्यूशन यानी आंसर भी दे रखे हैं, तो वो एज इट इज़ मिल जाएगा आपको एक ही साथ। ठीक है, तो वहाँ पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप में मैं सेंड नहीं हो सकता, वरना व्हाट्सएप में भी सेंड कर देता। ठीक है, तो ये हमारे पास आप लोगों को किस में, टेलीग्राम ग्रुप में, जो हमारे वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके वो भी चीज़ देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई बात। ठीक है, और एक चीज़ पहले कि इस वीडियो को यानी लेक्चर को कंप्लीट देखना है, शुरुआत से अंत तक देखना है। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है ना बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो एक चीज़ हमारे पास, सबसे पहले मैं एनसीईआरटी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, कि एनसीईआरटी दिखा दूँ तो हमारे पास, मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी है, तो ओल्ड एनसीईआरटी में सबसे पहला यूनिट है हमारे पास डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में इस चैप्टर में हमारे पास यूनिट में खासतौर से 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर में से सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। एक हमारा इसका लेक्चर जो है ना प्लेलिस्ट बन चुका है हमारा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पे आप जाओगे ना तो एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ाया गया, और वो काफ़ी डिटेल में पढ़ाया गया। और एनसीईआरटी कहाँ से नीट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी मिल जाएगा। यहाँ तक कि नीट एग्जाम के, CUT एग्जाम के हर एक चीज़ के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप लोगों को, वहाँ आप जाके देख सकते हो। और ये जो मैं नोट्स लिखा हूँ यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है पॉइंट। ठीक है, तो मैं एक एक चीज़ दिखा भी सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो एनसीईआरटी को मैं रखता हूँ साइड में और मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे आता है, एनसीईआरटी में भी देखोगे तो यहाँ पे आ जाता है व्हाट इज़ लिविंग, यानी व्हाट इज़ लाइफ। हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज़ लिविंग यानी व्हाट इज़ लाइफ। ठीक है, तो लाइफ में ही हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ आ जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है व्हाट इज़ लाइफ, यानी जीवन क्या है। ठीक है, अगर हिंदी में बोले तो जीवन क्या है, सबसे मेन चीज़। तो द लिविंग वर्ल्ड में हमारे पास द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, जिसमें जान हो। ठीक है, कुछ जान हो, यानी यहाँ पे हमने लिख रखा है दे शो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक्स। अब वो अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, जैसे उसमें कुछ ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा और रिस्पॉन्स करेगा स्टिमुलाई। ये सबसे बड़ा मेन चीज़ होता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये मेनली किस में होता है, मेनली ह्यूमन बींग में तो देखा ही जाता है, यानी एनिमल्स वाले सेक्शन में देखा जाए तो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो क्वेश्चन आती है वो चीज़ भी हम बात करेंगे कैसे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे जैसे चैप्टर हमारे पास चैप्टर का जो वीडियो है ना जलते जाएगा, वैसे वैसे आपको क्या करेगा, क्या होगा आपको ना, आई थिंक मैं ये तो गूगल ड्राइव में मैं उसका PDF बना के डाल दूंगा, या मैं क्या करूँगा उसका ना, उसको भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सॉल्यूशन सहित, वरना आप तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर ही रहोगे। ठीक है, तो और अच्छा है। तो सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड में हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ आता है। और एक चीज़ हम जानेंगे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं होता। अगर ग्रोथ हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, कैसे वो हम बात करेंगे अभी। ठीक है, रिप्रोडक्शन में भी वैसे ही चीज़ आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरे चीज़ देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। अब नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास क्या होता है, नॉन लिविंग में ग्रोथ तो होगा नहीं। मान लो ये मार्कर है, ये नॉन लिविंग है, तो इसका क्या ग्रोथ हो सकता है? अगर मान लो मैं 1 महीने के लिए यहाँ पे छोड़ दूँ टेबल पे, तो क्या 1 महीने बाद इसका ग्रोथ क्या यहाँ इतने से इतना हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है न ही इसमें ग्रोथ होता है, न ही इसमें मेटाबॉलिज्म होता है, न ही इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये चीज़ हमारे को समझ लेना है। अब यहाँ पे आ जाता है दूसरा चीज़, पहला हमने कवर कर लिया, अब दूसरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सॉरी
अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आता है तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, ये चीज़ हमें देख लेना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन साइज एंड मास, जिसका मतलब एक्सटर्नली इंटरनली इंक्रीज करें मास या साइज। जैसे हम ह्यूमन बींग थे, ठीक, ह्यूमन बींग ने जन्म लिया, बच्चे ने, उस बच्चे से थोड़ा आया, थोड़ा और बड़ा हुआ, उससे थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, तो फिर एक एडल्ट पर्सन में बन गया, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, धीरे 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 बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, एक्सटर्नली या इंटरनली हमारे पास क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अब एक्सटर्नली में तो हमें दिख जा रहा है, हाँ भाई हम बड़े हो रहे हैं, ठीक है, मुस्टैचेज एंड बियर्ड आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, वोकल कॉर्ड हमारे पास डेवलप हो रहा है, हमारे पास लो पिच से हाई पिच में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और इंटरनली अगर बोले तो इंटरनली हमारे पास ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो सेक्स ऑर्गन की बात हो, लंग्स की बात हो या अदर ऑर्गन की बात हो, ये चीज़ हमारे पास डेवलप होता है, या हाथ पैर की भी बात हो, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रोथ। अब ग्रोथ की एक बात कहें ना, तो ग्रोथ हमारे लाइफ का इंपॉर्टेंट चीज़ जरूरी नहीं है हमारे पास। क्यों इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ग्रोथ इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई इंसान क्या होता है कि ग्रो नहीं करता है, ग्रोथ नहीं हो पाता है। यानी एक बीमारी सुना होगा तुमने, दो बीमारी होती है, एक हाइट बड़ी हो जाए तभी एक छोटी हो जाती है। तो जिसका छोटा हाइट होता है उसको क्या कहते हैं, डॉर्फिज्म कह देते हैं, हाइट छोटी रह जाती है। और जिसकी बड़ी हो जाती है वो कहते हैं गीगाटिज्म कह देते हैं। जैसे द ग्रेट खली का नाम ले सकते हो, हाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो गीगाटिज्म है, वह गिर जाता है तो खड़े होने में दिक्कत होती है उसे। और छोटे हाइट वाले का क्या होता है, डॉर्फिज्म होती है, ठीक है। अब वो कैसे होता है वो हमें प्रोसेस अभी यहाँ पे नहीं जानना है, लेकिन ये चीज़ होता है। अब एक चीज़ समझ लो, अब उसका ग्रोथ नहीं हुआ, अगर हाइट लंबी हो गई तो, या हाइट छोटा रह गया तो सर्वाइव तो कर रहा है ना, किसी किसी की एवरेज हाइट रह जाती है। तो हाइट क्या है कि हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, हमारे पास फैक्टर नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है खास तौर से देखा जाए तो, ठीक है। तो ग्रोथ हो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। एक्चुअल में क्या, उसको सर्वाइव करना है, लाइफ सर्वाइव, जीवन यापन करना है। खाना खा रहा है, देख रहा है, चल फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है ना, तो ये क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ में वो, ठीक है। अब ग्रोथ हमारे पास 4 फीट रह जाए, 3 फीट रह जाए, 5 फीट हो जाए, 6 फीट हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। अब सारे ह्यूमन बीइंग हमारे पास वर्ल्ड में या इंडिया में कहीं भी देख लो, सबकी हाइट एक जैसे तो नहीं होती है हमारे पास, किसी की छोटी तो किसी की बड़ी हो जाती है। इसलिए ग्रोथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है हमारे पास लाइफ के लिए, ये चीज़ याद रखना है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए खासतौर से। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी एक चीज़ हमारे जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, यानी जनरेशन बढ़ाने के लिए होता है। अब इसी में हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब एसेक्सुअल वाले में 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल और फीमेल का, एसेक्सुअल वाले में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ को हमें डिटेल में अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें ये पता जानना है कि क्या रिप्रोडक्शन हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है या नहीं है। तो अगर यहाँ पे बोला जाए तो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये भी नहीं है रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ का। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने ट्रांसजेंडर को देखा होगा, हमारे पास म्यूल वगैरह आ जाते हैं, स्ट्राइल होते हैं वो हमारे पास, ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो लाइफ तो सर्वाइव कर रहे हैं ना, ज़िंदगी तो जी रहे हैं ना, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, ज़िंदगी जी रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं अपना ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, यानी बच्चे को जन्म नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं हो जाता हमारे पास लाइफ सर्वाइविंग के लिए। तो रिप्रोडक्शन हो या ग्रोथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है लाइफ सर्वाइविंग के लिए, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए अगर कहा जाए तो, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मेटाबॉलिज्म क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब मेटाबॉलिज्म से हमारे पास कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन तो हमने कुछ पिछले साल कब हमने एक शॉर्ट्स में भी करवाया था कि विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ सर्वाइविंग, या हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो हमने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और हमने एक और चीज़ डाला था कॉन्शियसनेस। देखो मेटाबॉलिज्म अगर डाल रखा है तो मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट हमारे पास आंसर हो जाएगा। कॉन्शियसनेस डाल रखा है तो सबसे मेन प्रायोरिटी कॉन्शियसनेस को देंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में हमारे पास, ठीक है। तो अगर बोथ का ऑप्शन हो तो कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म दोनों हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है, अब एनसीईआरटी का ही हमने पॉइंट लिखा है, द सम ऑफ टोटल ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे हम खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन होता है, हमारे पास प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। ये हमारे को बुक में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये मैं एक एक पॉइंट में दिखाऊंगा अभी ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास, ये तो लिविंग थिंग में होना कंपलसरी है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो क्या है, कुछ नहीं हो रहा है।
अब नॉन लिविंग जो होगा उसी में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, वरना लिविंग में है तो चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो सब में मेटाबॉलिज्म तो होना ही है। ठीक है, ये चीज़ आ गई, यानी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, अब मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूवमेंट, अब मूवमेंट में हमारे पास बोले तो एबिलिटी टू मूव एक्टिवली और पैसिवली। ठीक है, अब हमारे पास एक्टिवली पैसिवली किसी तरीके से, या एक जगह से तो दूसरी जगह चल के जाए, या एक ही जगह मैं डांस करूँ या हाथ हिलाओ कुछ भी करूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो क्या ये मूवमेंट है मेरा। ठीक है, अब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मतलब है रिएक्टिंग टू एक्सटर्नल फैक्टर सच अ लाइट, टेम्परेचर, साउंड। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग अभी वीडियो लेक्चर अभी देख रहे होगे, ये लेक्चर तो सुनाई दे रहा होगा, रिस्पॉन्स कर रहे होगे, तुम्हें समझ आ रहा हो, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, या मुझे गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, मुझे रिस्पॉन्स करूँगा ना, गर्म बर्तन को छू दिया मैंने, क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है। ठीक है, अब इसे कहते हैं ना कॉन्शियस और सब कॉन्शियस या सब कॉन्शियस, चेतन मन अवचेतन मन कह देते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई हो गया। इसके बाद एडेप्टेशन की बात करें, एबिलिटी टू एडजस्ट टू एनवायरनमेंट चेंजेस। अब एडेप्टेशन क्या होता है हमारे पास, जैसे हम ठंड में आता है तो ठंड में हमारा बॉडी क्या होता है, ठंड के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी ढल जाता है, हम स्वेटर पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं। गर्मी में गर्मी के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी ढल जाता है, तो उसी को एडेप्टेशन कहते हैं। बहुत सारे हमारे पास एनिमल जो होते हैं एडेप्ट कर लेते हैं। अब देखो मेरे पास ठंड में के जो बर्फीले एरिया में हमारे पास जो एनिमल्स रहते हैं वो उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं अपने बॉडी को, वहाँ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो रहते हैं इसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं। तो एडेप्टेशन यानी अपने आप को उस इन्वायरमेंट में, उस कंडीशन में, वेदर में हमारे अपने आप को डाल लेने को, प्रोसेस को हम एडेप्टेशन कह देते हैं। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की क्या बात होती है, देखो एक होता है हमारे पास सेलुलर। अब सेल के इंटरनल अगर बोला जाए, जैसे हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था तो उसी से रिलेटेड हो गया, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एट मॉलिक्यूलर और सेलुलर लेवल। अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे लिखा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे, हमारे पास सेल्स है, या हमारे पास जैसे हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं या द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारे बॉडी में हर एक चीज़ अरेंज्ड वे में, यानी हमारे पास अरेंज वे हैं। ठीक है, हमारे पास जैसे हम अगर जैसे खाना खाते हैं तो जैसे खाना खाएं मौत से खाएं, तो मौत से लेके एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास एनएस तक पूरा क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है। तो वैसे हमारे पास क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी में देखते हैं। तो एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा व्हाट इज़ लिविंग, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। ठीक है, ये चीज़ हो गया, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है हमारे पास। वही हमारे पास दूसरा मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास डिफाइनिंग फीचर्स है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स वगैरह डेवलप होते हैं। कॉन्शियसनेस की बात करें तो कॉन्शियसनेस एक सबसे मेन हिस्सा हमारे पास हो जाता है हमारे बॉडी का, जिसमें हम चेतन कह देते हैं। यानी कि कोई मुझे मारेगा, कोई कुछ मुझे गाली देगा, कुछ बोलेगा तो मैं रिस्पॉन्स तो करूँगा ना कुछ, तो यही चीज़ हो जाता है। तो कॉन्शियसनेस होना ज़रूरी है ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, जैसे अगर एक पेशेंट मान लो कोमा में है, तो कोमा में वो रहता है तो क्या होता है, कॉन्शियस तो नहीं है ना, तो बोलते हैं अधमरा है। अधमरा मतलब आधा मरा है आधा जिंदा है। अब क्या है, देख रहा है टुकुर टुकुर तो सब कुछ देख रहा है, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मैं उसको चाकू घुसा दूँ पेट में, मारो 2-3 चाटे, कुछ भी करेगा, चोट लगेगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो रिस्पॉन्स करेगा नहीं करेगा। रिस्पॉन्स नहीं कर रहा यानी कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस नहीं है मतलब क्या है, अधमरा है, वो जिंदा ही नहीं है। खाना खा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है उसके अंदर, ठीक है, लेकिन जिंदा तो है लेकिन आधा जिंदा है। अब कॉन्शियसनेस आ जाए, उठ के चलने लगे, या मैं जो बोलूँ मेरे को कुछ रिस्पॉन्स करे तो कॉन्शियसनेस हो जाएगा, तो वो कम्प्लीटली लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें क्या आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो ये चीज़ हमें देख लेना है। ठीक है, अब आगे हम चले तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में। अब डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में आओगे तो 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन हमारे पास नंबर ऑफ स्पीसीज है हमारे पास पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो। ठीक है, फिर नॉमेनक्लेचर की आइडेंटिफिकेशन की और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। और यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन बोले तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज़ को, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं ना, तो इसको ईजी तरीके से, आसान तरीके से पढ़ सके अरेंज करके हम, इसलिए सबको क्या किया गया, क्लासीफाई यानी क्लासिफिकेशन किया गया हमारे पास। जैसे ही में बोला जाए हमारे पास किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज हमारे पास के फॉर्म में क्या है, क्लासिफिकेशन किया गया। क्यों, क्योंकि ईजिली आसानी से हम हर एक चीज़ को समझ सकें।
सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज सबको डिफाइन किया गया हमारे पास, ठीक है, तभी तो हम वो चीज़ को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे एक क्या चीज़ है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कार्लस लिनियस ने दिया था। और यहाँ पे हमारे पास बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी कि हमारे पास साइंटिफिक नेम करने का तरीका लिखा हुआ है हमारे पास। यहाँ पे 4 स्टेप है, ये चारों के चारों स्टेप आप लोगों को पढ़ के जाने, ठीक है। फिर यहाँ पे बाकी जो चीज़ भी हम यहाँ पे अभी लिख के आपको बताने वाले, ठीक है। सिस्टमेटिक्स वे में अरेंजमेंट हमें करना है। टेक्सोनॉमी क्या होता है, टेक्सोनॉमी हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स का हमारे अरेंजमेंट का प्रोसेस को ही कह देते हैं टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है, ये भी हम अभी लिखने वाले हैं और देखने वाले, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, आप सबसे पहले इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, वरना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि इसको पढ़ना है। आप लोगों को लेक्चर देखना कौन सा है, जो कंप्लीट डिटेल में जो हम लोगों ने दे रखा है ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देखना, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। अब यहाँ पे हम मेनली बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। अब बायोडाइवर्सिटी हम जानते हैं कि हमारे अभी देखा कि हमारे पास पूरी दुनिया में अगर बोला जाए ना तो 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज़ है हमारे पास, इसके बीच में स्पीसीज़ हैं। कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं अगर कहा जाता है अमेज़न फॉरेस्ट में जिसकी डिस्कवरी अभी तक हुई भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए ना तो किस चीज़ की स्पीसीज़ है, मेनली इंसेक्ट्स की स्पीसीज़ है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हमें देखना है। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में नामकरण करने का एक तरीका होता है हमारे पास, वो तरीका देखो लेटिन या हम लेटिन में लिखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हैंड रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं ना तो क्या लिखेंगे और सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, चाहे वो जीनस और स्पीसीज दोनों को। और जीनस में सबसे पहला वर्ड जो होता है कैपिटल वर्ड होता है, लेकिन स्पीसीज जीनस के स्पीसीज में सबसे पहला वर्ड स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास पता होनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, यानी आसपास की चीज़ें जिसमें वेरिएशन हो जाए हमारे पास। तो वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी वो चीज़ जिसमें अलग अलग चीज़ की हमारे पास, जैसे पेड़ पौधे हैं तो अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे हैं, इंसान है तो अलग अलग टाइप के इंसान, मतलब अलग अलग टाइप के, मतलब सबके फेस तो एक जैसे नहीं है ना, अलग अलग है हमारे पास, ठीक है। बच्चे से लेके बूढ़े तक जो भी है हमारे पास, या एनिमल्स में आए तो अलग अलग एनिमल्स हैं। तो ये डाइवर्सिटी कहलाता है हमारे पास, आसपास की चीज़ें मेनली जो सराउंडिंग में हमारे पास ये सारी चीज़ें। स्पीसीज में अगर कहा जाता है एक ग्रुप होता है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स का जिसमें इंटरब्रीडिंग या हमारे पास प्रोड्यूस कराता है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जिसको हम स्पीसीज कराते हैं। जैसे हम क्या है, ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग क्या है एक तरह का स्पीसीज है। डॉग है तो डॉग क्या है, एक स्पीसीज है। इंसेक्ट है तो इंसेक्ट क्या है, स्पीसीज है। उनमें क्या किया जाता है, इंटरब्रीडिंग यानी रिप्रोडक्शन करवाया जाता है हुबहू उसी जैसा रहने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास रिप्रोडक्शन इसलिए मेनली जरूरी आता है कि जनरेशन टू जनरेशन, यानी बोलते हैं ना खानदान, यानी जनरेशन बढ़ सकते हैं। दादा आए, दादा से पिताजी आए, पिताजी से हमारे से हमारे बच्चे आएंगे, हमारे बच्चे से उनके बच्चे आएंगे, तो ऐसे चलते जाता है। तो स्पीसीज के कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए हमारे पास ये जरूरी है हमारे पास, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन, अब ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। अब हमने क्लासिफिकेशन क्यों किया कि हम देखेंगे जैसे कुत्ता है, अब बिल्ली है, अब कुत्ते के पास 4 पैर है, बिल्ली के पास भी 4 पैर है, ठीक है। कुत्ते के पास मुंह है, बिल्ली के पास भी मुंह है, नाक उसके पास भी उसके पास भी, पूंछ उसके पास भी उसके पास। तो यही चीज़ तो हमें सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी बताना है उनका, यही चीज़ तो हमें पता करना है। साइज़ में, शेप में डिफरेंस बताना है हमारे पास, जैसे ह्यूमन बीइंग में भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जिससे हम क्लासीफाई करके ईजिली कोई चीज़ के बारे में पता कर सकें और ईजिली आसानी से हम उसके बारे में पढ़ सकें। तो क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि सिमिलरिटी और डिफरेंस यानी डिसिमिलरिटी के बारे में पता कर सकें। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी क्या है, एक तरह का साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है। अब हमारे पास बेसिक टेक्सोनॉमी के अगर टाइप्स के हैं तो इसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है, आइडेंटिफिकेशन आता है, नॉमेनक्लेचर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास टेक्सोनॉमी में आ जाती है। अब टेक्सोनॉमी में यही तो है हमारे पास, एक तरह का यूनिट है हमारे पास जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उसको क्लासीफाई किया गया अलग अलग हमारे पास ग्रुप या कैटेगरी में, चाहे प्लांट हो एनिमल है। तो जिसका एक शॉर्ट फॉर्म में अगर कहा जाए तो टेक्सा कहा जाता है। टेक्सा एक यूनिट दिया गया हमारे पास, टेक्सा, ठीक है। तो वो हमारे पास ये चीज़ आ जाता है। अब लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब जीनस स्पीसीज में हमारे पास क्या होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या आता है, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रख लेना है। अब किंगडम हमारे पास सबसे बड़ा है, लेकिन अगर देखा जाए ना कैटेगरी के हिसाब से फर्स्ट पोजीशन पे ऑर्डर सबसे बड़ा है, ठीक है, इसलिए लिखा है मोर स्पेसिफिक। अगर सेकंड में बोला जाए तो हमारे पास फाइलम सबसे बड़ा है कैटेगरी में, और सबसे छोटा कौन सा है तो हमारे पास स्पीसीज सबसे छोटे में आ जाता है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखना है,
ठीक है। अब इन सब के एग्जाम्पल की अगर बात की जाए ना हमारे पास, तो एग्जाम्पल में अगर देखा जाए हमारे पास, तो किंगडम में हमारे पास एनिमलिया और प्लांटे आ जाता है। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखा जाए तो किंगडम में हमारे पास क्या आता है, प्लांट मान लो, प्लांटे और एनिमलिया, एनिमलिया आ गया हमारे पास, ये चीज़ आता है। अब फाइलम की बात करें, अब जैसे हम मेनली एनिमल्स या प्लांट्स की बात करें, तो फाइलम में एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो क्या ले सकते हैं हम, ठीक है। फाइलम में एक एग्जाम्पल ये होता है, जैसे मान लो कॉर्डेटा, एक होता है कॉर्डेटा, एक होता है नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा में वर्टिकल कॉलम होते हैं, ठीक है, वो हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। फिर क्लास की बात करें तो क्लास में हमारे पास एग्जाम्पल क्या आ जाता है, क्लास में अगर बोला जाए तो हमारे पास मैमली आ जाता है, जैसे हम जिसमें हम लोग आते हैं, मैमलिया यानी मैमल्स, ये जिसमें हम लोग आ जाते हैं। फिर आता है हमारे पास ऑर्डर की अगर बात करें हमारे पास, तो ऑर्डर में क्या आता है, कार्निवोरस हमारे पास, ठीक है, कार्निवोर आ जाता है हमारे पास। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो कार्निवोर आ जाता है, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब हमारे पास वही फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली में क्या आ गया, एक साथ लिख देता हूँ पहले, फैमिली में फेलिडी फैमिली आता है, कुछ भी लिखो ना, फेलिडी हो गया हमारे पास। जीनस स्पीसीज तो अपने हिसाब से लिख सकते हो हमारे पास, मैं लिखूंगा ना, जैसे पैंथरा लियो अगर लिखा हो तो, ठीक है, पैंथरा और इसका लियो इसका, तो हमारे पास क्या आ गया, एग्जाम्पल इसका ले लो, PANTHERA, पैंथेरा। होमोसेपियंस मिले तो होमो सेपियंस का, लियो इसका ले लो, लियो हो गया ये हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है। अब इसका अरेंजमेंट अगर पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला जाए तो ये हमारे पास, ये हमारे पास क्या, असेंडिंग ऑर्डर, ये हमारे पास क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, ये हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये हमें पता होना चाहिए हमारे पास क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अब क्या करना है, ये सीक्वेंस में याद रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ना 20 से क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज है, इसमें से कोई एक 20 से क्या करेगा, गायब कर देगा, तुमसे वो पूछ लेगा, ठीक है। ये चीज़ सब आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। स्पीसीज की डिस्कवरी जॉन रे ने की थी, ये चीज़ याद रखना है। साइंटिस्ट वगैरह के नाम पहले आते थे, अब नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देख के चलना है। इसके अगर आगे बात करें तो यहाँ पे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब एनसीईआरटी की बात करें तो मैं पहले एनसीईआरटी से दिखा देता हूँ, फिर आगे हम बढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी, क्योंकि हमें मेन चीज़ तो हमारे लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, तो उस पर हमें ध्यान देना है। और उससे रिलेटेड लेक्चर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक में तो मिल ही जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास ये देखो, यहाँ पे देखोगे ना, ये हमारे पास किंगडम, फाइलम होगा डिवीज़न, फाइलम डिवीज़न बोलो, तो ये हमारे पास डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर दे रखा है, तो हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद इस पेज पे आते हैं हमारे पास, ठीक है। इस पेज पे आओगे तो 1 2 3 4, अब 4 हमारे पास साइंटिफिक नेम दे रखे हैं, उसका हमारे पास बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, और हमारे पास फाइलम और डिवीज़न दे रखा है। तो ये चार्ट हमें याद होना ही चाहिए। यहाँ से मेनली अगर वीट का, मैंगो का, सब का ही पूछ रखा है हमारे पास, तो ये देखना है हमें, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल एड में हमारे पास हर्बेरियम, हॉर्स वगैरह हम अभी देखेंगे सबसे पहले, और कुछ हमारे पास चीज़ें आती है, वो चीज़ पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 5वां पॉइंट आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। 5वां क्या आता है, बाय नोमेनक्लेचर। अब इसको दिया किसने था, कार्लस लिनियस ने दिया था हमारे पास। बाई का मतलब क्या होता है, 2। अब 2 में हमारे पास क्या आएगा, एक जीनस आएगा और दूसरा क्या आएगा, हमारे पास स्पीसीज आएगा। ये चीज़ हमें याद रख लेना। तो जेनरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट आ जाता है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था। ये नाम लिख सकते हो साइंटिस्ट का, कार्लस लिनियस। स्पेलिंग चेक कर लेना, CAROL, कार्लस लिनियस ने दिया था, ठीक है। इन्होंने काफ़ी बुक भी लिखी थी, सिस्टेमा नाम नेचर की बुक भी लिखी थी, ठीक है। सिस्टमेटिक्स में ही हमारे पास सिस्टेमा नेचर नाम की किताब लिखी थी, जो काफ़ी फेमस हुई थी उस टाइम में हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो सिस्टम ऑफ हमारे पास क्या होता है, नेमिंग स्पीसीज, तो हम लिख देते हैं सिस्टम ऑफ नेमिंग species, system of naming species using
टू नेम्स, टू नेम्स। अब पहला क्या है, जीनस और दूसरा स्पीसीज हमारे पास। तो जीनस जीनस एंड स्पीसीज, ये चीज़ हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो एग्जाम्पल है कोई, एग्जाम्पल में हम होमो सेपियंस ले लेते हैं, ह्यूमन बीइंग का होमो। अब सेपियंस को मैं एस कैप स्मॉल में SAPIENS सेपियंस लिखे, तो अंडरलाइन किया सेपरेटली मैंने, तो ये मेरे पास जीनस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, स्पीसीज हो गया मेरे पास। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आ गया हमारे पास। अगर 6th पॉइंट की बात करते हैं, सिस्टमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब सिस्टमेटिक्स क्या था हमारे पास, तो यहाँ पे हम मेनली सिस्टमेटिक्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, सिस्टमेटिक्स, अभी लाइट चले गया था थोड़ा, इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, मतलब लाइट चले गया था ना, इसलिए। ठीक है, तो मेनली हम सिस्टमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे, द स्टडी ऑफ, हमारे पास द स्टडी ऑफ द diversity of organisms and their evolutionary relationship। ठीक है, ये हमारे पास। अब इसमें हमारे पास टेक्सोनॉमी, फाइलोजेनी, क्लासिफिकेशन, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। अब मेनली सिस्टमेटिक्स में होता क्या है, अब यहाँ पे लिखा है हमारे पास, द स्टडी ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशन। अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब समझो पहले क्या होता है, जो कि पुराने चीज़ जो है ना और अभी की चीज़ में हम क्या करते हैं, दोनों में अंतर निकालते हैं, यानी डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी अगर बोला जाए ना, तो पहले आदि मानव में 650 सीसी हुआ करती थी क्रेनियल कैपेसिटी। अब क्या आ गया, 1400 सीसी का ब्रेन हो गया। आगे वाले टाइम में और इंक्रीज कर सकता है हमारे पास। तो हम पुराने चीज़ को अभी के चीज़ों से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसको सिस्टमेटिक्स कह देते हैं, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमारे पास आ जाता है। तो यही अरेंजमेंट हो जाता है हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास, अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर हम टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करें। अब टूल्स एंड टेक्निक्स हमारे पास क्या होते हैं, मेनली यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास टेक्सोनॉमिकल एड्स में मेनली हम लिख देंगे, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल एड्स में हमारे पास हर्बेरियम हाउस की बात कर लेते हैं। अब हर्बेरियम, ध्यान से सुनना एक चीज़, ठीक है, तो हर्बेरियम हाउस में होता क्या है, कोई भी जैसे प्लांट मिला, प्लांट का लीफ मिला, तो उसको क्या किया जाता है, पहले सुखाया जाएगा, ड्राई किया जाएगा। ठीक है, ड्राई करके उसको प्रेस किया जाएगा, सुखाया जाएगा, सब कुछ करके फिर उसको हम क्या, तो इसमें टेक्सोनॉमिकल एड्स में हमारे पास हर्बेरियम हाउस में क्या था, जो भी स्पेसिमेन मिलते हैं सबसे पहले क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, फिर प्रेस किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है सीड्स के फॉर्म में। अब सीड की जो साइज होती है ना 41 × 29 सेंटीमीटर के आसपास होती है हमारे पास, अगर बोला जाए तो हमारे पास। ठीक है, अगर आगे देखें तो हमारे पास हर्बेरियम हाउस जो है ना हमारे पास लखनऊ में मिल जाएगा। ठीक है, लखनऊ में हर्बेरियम हाउस मिल जाएगा, जिसमें 80,000 के करीब कुछ स्पीसीज रखे गए हमारे पास। ठीक है, अगर इसके बाद बोटानिकल नॉमेनक्लेचर की बात करें तो बोटानिकल गार्डन में ली, बोटानिकल गार्डन अगर वर्ल्ड में बोला जाता ना तो किवी इंग्लैंड में सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन है, जिसमें 6 मिलियन के आसपास क्या है स्पीसीज है हमारे पास, 6 मिलियन बोल रहा हूँ। ठीक है, इंडिया में बोले तो बोटानिकल शिवपुर हावड़ा जो हमारे पास कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे शिवपुर हावड़ा में मिल जाएगा आप लोगों को। तो वहाँ पे 2 मिलियन के करीब स्पीसीज है हमारे पास, तो वो चीज़ देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन क्या है कि आ रखे हैं हमारे पास एग्जाम में, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब इग्नोर नहीं कर सकते हम, तो इग्नोर नहीं कर सकते तो हमें तो क्या कहना है, करके जाना है। अब म्यूज़ियम की बात करें, अब बोटानिकल गार्डन ये सब हमारे पास क्या होता है, एजुकेशनल पर्पज़ से बनाए जाते हैं हमारे पास। म्यूज़ियम वगैरह तो हम जाते हैं, म्यूज़ियम हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, ये सब हमारे पास एजुकेशनल पर्पज़ से बनाए जाते हैं, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब की आ गया हमारे पास, की वगैरह आ जाते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट, इसमें कपलेट वगैरह आ जाते हैं, तो ये सब हमें देखें। और लास्ट में आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखें, ये सॉल्व करना है और समरी भी पढ़ के जाना है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और आगे अगर देखें यहाँ पे हमारे पास, तो इसके आगे बोटेनिकल गार्डन हमारे पास वैरायटी ऑफ प्लांट्स और मिल जाते हैं, रिसर्च के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो चीज़ हमें देख के जाना है। ठीक है, और आगे मैं आप लोगों के लिए पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेनली कुछ टॉपिक जो बच गए थे उसको मेनली देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेक्सोनोमिक टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। टेक्सोनोमिक टूल्स एंड टेक्निक्स है हमारे पास क्या, जैसे हमने बात किया हर्बेरियम के बारे में, बोटानिकल गार्डन के बारे में, जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में, म्यूजियम्स के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास हर्बेरियम क्या है। हर्बेरियम हमारे पास एक हाउस होता है जहाँ पे हमारे पास स्पेसिमेन को अलग अलग एरिया से, लोकेशन से कलेक्ट किया जाता है, और एक सीट होता है हमारे पास, एक बाकायदा सीट होता है हमारे पास। ठीक है, अगर बोला जाए तो हमारे पास सीट की अगर लंबाई चौड़ाई अगर 41 × 29 सेंटीमीटर होती है हमारे पास, यानी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई हमारे पास, ये चीज़ हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेसिमेन डालते हैं और नीचे में हम सारा चीज़ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसका लिखा जाता है हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास, जैसे लीफ मिला तो लोकेशन कहाँ पे मिला हमारे पास। ठीक है, कौन से प्लांट का है, उसका साइंटिफिक नेम अगर है तो वो लिखेंगे, किसने ढूंढा वो लिखेंगे। हर सारे डिटेल एक एक चीज़ लिखते हैं हमें, जीनस स्पीसीज सब लिखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो हर्बेरियम में यहाँ लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट्स एंड प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं हमारे पास। बोटानिकल गार्डन मैंने बताया वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्वीन इंग्लैंड में है, एटलीस्ट अगर 6 मिलियन के करीब वहाँ पे स्पीसीज हैं हमारे पास। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इंडिया में बोला जाता है शिवपुर हावड़ा हमारे पास बोटानिकल गार्डन है, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बोटानिकल गार्डन वो बोला जाए तो वहाँ पे हमारे पास। ठीक है, और 2 मिलियन के करीब स्पीसीज, और सबसे बड़ा पुराना बरगद का पेड़ भी वहीं वहाँ पे है, शिवपुर हावड़ा में चले जाओगे तो हमारे पास कोलकाता में क्या है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए ना तो वहाँ पे हमारे पास वो बरगद का पेड़ है ना, कई 350 साल पुराना है, और उसकी सिक्योरिटी के लिए ना 11 से 12 सिक्योरिटी गार्ड भी लगाए गए। और कहा जाता है ऐसा है कि उसका जड़ जो है ना, उस बरगद का बैनियन ट्री का जो पेड़ का जड़ जो है, रूट है, वो बांग्लादेश तक पहुँचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि वो हुगली नदी है ना, हुगली नदी हमारे पास जो पुल बना है हावड़ा, उसके पास, उससे हमें नाव बोट से जाना पड़ता है। अब बंगाल टाइगर भी उधर ही था, अब तो शायद है भी नहीं। कीज है से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कीज होता क्या है। डायक्रोनोमस कीज हेल्प टू आइडेंटिफाई एग्जाम बेस्ड ऑन कैरेक्टर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड पे हमारे पास, चाहे वो प्लांट्स का, एनिमल्स पे, उस पर हम क्या करते हैं इसके हमें सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी बताते हैं, और उससे पता चलता है कि मतलब एक तरह का चाबी हो गया। फाइलोजेनी हम एक रह गया था हमारा टॉपिक, फाइलोजेनी इवोल्यूशन रिलेशनशिप में ही हमारे पास पुरानी चीज़ों को नए वाली चीज़ों से क्या करते हैं, कंपेयर करके चेक करते हैं। तो फाइलोजेनी हमारे पास से होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ स्पीसीज और ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, यानी पुराने और नए वाले स्पीसीज में कंपेयर करके देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास एक मेथड होता है जिसमें हम कॉमन एंसेस्ट्री, हमारे पास जो कॉमन चीज़ें हैं वो हर जगह मिल जाते हैं हमारे पास, उस चीज़ के हमारे बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास द लिविंग वर्ल्ड का पूरा चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर हमारे पास यहीं पे ख़त्म हुआ, और हमने वन शॉट में आप लोगों को हर एक पॉइंट चीज़ जो यहाँ से क्वेश्चन आता है वो बताने की हमने कोशिश किया है। ठीक है, और इसका पूरा अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो उसका लिंक चाहते हो क्या, उसका तो ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, लेक्चर बन चुका है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।